हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और जो भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे कि अभी हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्जाम्स है, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम वन लाइनर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये CGHS का जो कलकत्ता का जो पेपर हुआ था ना, CGHS का अभी हुआ था, ये 27 दिसंबर को, ठीक है। 2020 का ये पेपर है। तो इसके क्वेश्चंस हैं, इसे हम वन लाइनर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे आप में से ही एक फ्रेंड ने प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। रविंद्र शाह हैं सिंगरौली MP से, जिन्होंने ये मुझे पेपर जो ये क्वेश्चन थे ये प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। तो उनको थैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नाइसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड। तो जो नाइसिन है डिराइव होता है ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से, ठीक है। तो ये जैसे कई जो हम अल्कलॉइड्स भी पढ़ते हैं उसमें भी आता है कौन सा अमीनो एसिड से डिराइव है, जैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे टायरोसिन है, ये जो कौन सा अमीनो एसिड से डिराइव होता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जो अमीनो एसिड, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो नाइसिन है ये ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो टायरोसिन तो खुद ही अमीनो एसिड है। जैसे एक होता है मेलानिन, हाँ मेलानिन होता है ना, मेलानिन जो है वो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मेलानिन कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड, ठीक है। टायरोसिन तो खुद ही अमीनो एसिड है, ठीक है। तो टायरोसिन अमीनो एसिड से जैसे मेलानिन डिराइव होता है। एक मेलाटोनिन होता है, वो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से ही डिराइव होता है। और जैसे इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं वो किससे, वो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो ये सब है, ये अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, वेजिनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कोल्ड, तो इन्हें क्या बोलते हैं? पैशरीज बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अच्छे से फॉलो किया है तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। तो वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कोल्ड, इसमें क्या बोलते हैं? पैशरीज बोलते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा पैशरीज। नेक्स्ट है, डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स काउंट इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रोपीनिया। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड एंड सैपोनिफाई द एस्टर कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल इज कोल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं? ये होती है सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू की डेफिनेशन होती है ये, ठीक है। तो एसिड वैल्यू होती है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू होती है, एस्टर वैल्यू होती है, आयोडीन वैल्यू होती है। हमें इन सब का पता होना चाहिए। तो जो सैपोनिफिकेशन वैल्यू होती है इसका एक फॉर्मूला और होता है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू एसिड वैल्यू प्लस एस्टर वैल्यू, ठीक है। ये भी कई बार आता है क्वेश्चन की सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू एसिड वैल्यू प्लस एस्टर वैल्यू, तो इसको इस टाइप से दे देंगे कि प्लस माइनस करके, जैसे सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू एसिड वैल्यू माइनस एस्टर वैल्यू, तो ऐसे 4 ऑप्शन बना के तो हमें पता होना चाहिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, एसिड वैल्यू प्लस एस्टर वैल्यू होती है। और एक बात और है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो होती है ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है फैटी एसिड्स का, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मॉलिकुलर वेट, जो एवरेज मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है, ए प्रोड्रग इज, तो सभी को पता होता है प्रोड्रग क्या होता है? फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, ये प्रोड्रग की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, आइसोटोप्स आर हैविंग, तो आइसोटोप्स जो होते हैं इनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। जो आइसोटोप्स है इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट इनका मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है, टिंक्चर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाय, तो टिंक्चर ऑफ ऑरेंज किससे प्रिपेयर करते हैं? मैसीरेशन की प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैसीरेशन। नेक्स्ट, डेट ऑफ फिल्टरेशन इज इंक्रीज्ड बाय,
ठीक है। तो रेट ऑफ फिल्टरेशन को इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे? तो रेट ऑफ फिल्टरेशन जो है इसके लिए इक्वेशन आता है, रेट ऑफ फिल्टरेशन इज गिवन बाय, क्या इक्वेशन होता है? ये पाई डेल्टा पी मतलब है प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, रेडियस का 4 डिवाइडेड बाय होता है 8, ये लेंथ होता है, ये विस्कोसिटी होता है। अब हमें रेट ऑफ फिल्टरेशन को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? विस्कोसिटी को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप जो प्रेशर डिफरेंस है उसको इंक्रीज करना होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और जो रेडियस है मतलब जो एरिया होगा वो भी हमें इंक्रीज करना होगा क्योंकि इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा इसका आंसर जो था इसमें ऑल था, मतलब तीनों के ही, जैसे इसमें 4 ऑप्शन थे तो इसका ऑल आंसर था। ठीक है, तो डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ फिल्टरेशन, तो विस्कोसिटी को क्या करना होता है? कम करना होता है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, जो एरिया होता है फिल्टर मीडियम का वो बढ़ाना होता है। और इंक्रीजिंग द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम। ठीक है, तो रेट ऑफ फिल्टरेशन इज इंक्रीज बाय, तो तीनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है सीव नंबर 10 कंटेन्स, तो सीव नंबर 10 जो होता है तो ये है सीव नंबर पे क्वेश्चन, तो इसमें होता है 10 मैश पर इंच इन ईच डायरेक्शन, तो इसमें क्या होता है? ठीक है, सीव नंबर 10 है तो इसमें 10 मैश पर इंच इन ईच डायरेक्शन। देखो सीव नंबर वैसे ही होता क्या है, सीव नंबर में इसमें क्या नंबर ऑफ मैशेस इंक्लूडेड इन 2.54 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, जो 2.54 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसमें कितने मैशेस इंक्लूड है? इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द सीव्स। ठीक है, तो जो पैरेलल टू द वायर्स, जो वायर के पैरेलल में ट्रांसफर डायरेक्शन में कितने इसमें क्या होते हैं? मैशेस होते हैं, और लेंथ 2.54 सेंटीमीटर लेंथ में, ये भी कंसिडर करना होता है। ये होता है सीव नंबर। अब जैसे कि 10 नंबर है सीव नंबर, तो 10 नंबर का मतलब होता है, सीव नंबर 10 का मतलब होगा 10 मैश होंगे, उसमें कितने मैशेस होंगे? 10 मैश पर 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे होता है, पर हमारे ऑप्शन में ये था 10 मैश पर इंच इन ईच डायरेक्शन, तो ये सीव नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमें ना सीव नंबर्स के लिए अपर्चर भी देखना होता है कि कौन सी सीव नंबर का क्या नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होता है। ये भी कई बार पूछते हैं कि जैसे सीव नंबर 10 है इसका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज क्या होगा, तो सीव नंबर 10 का कितना होता है? 1.7 mm होता है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया भी हुआ है, तो वैसे आप ध्यान रख लेना कि जैसे 10 नंबर का पूछे तो कितना होगा नॉमिनल मैश अपर्चर साइज? 1.7 mm होगा, और 22 वाले का पूछे तो कितना होगा? 710 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे और भी हैं तो आप लोग इनको थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम मीन्स, तो कोक्लियर मैग्नम होता है 1 टेबल स्पून फुल। तो ये जो लैटिन टर्म्स है इनके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, वो आप लोग देख लेना, उसमें सारे लैटिन टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो कोक्लियर मैग्नम होता है 1 टेबल स्पून फुल। नेक्स्ट है अल्टरनीस होरिस मीन्स, तो इसका मतलब होता है एवरी 2 आवर होता है। नेक्स्ट है प्राइमो मैने, तो इसका मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, प्राइमो मैने। नेक्स्ट है एडेंडस इज द अब्रिविएशन फॉर, तो एडेंडस होता है टू बी एडेड। और स्टिली इज द लैटिन टर्म फॉर, तो और स्टिली होता है ईयर ड्रॉप। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो कौन सा पार्ट नहीं होता हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में? तो रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आर एक्स इज यूज टू डिनोट, तो आर एक्स होता है सुपरस्क्रिप्शन में होता है आर एक्स। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं, सुपरस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, सबस्क्रिप्शन होता है, सिग्नेचुरा होता है। तो सुपरस्क्रिप्शन में आता है आर एक्स आता है, इंस्क्रिप्शन में क्या? इनका मतलब इनसे इंग्रेडिएंट्स याद रखना है। ठीक है, तो ये सब होता है, तो आर एक्स होगा सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन इज ए, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये होता है प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज्ड टू डिटरमाइन द करेक्ट पीडियाट्रिक डोज ऑफ ए ड्रग इज, तो ये क्या होता है? कॉमन क्राइटेरिया इसके लिए क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड ऑफ, तो ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स किसकी बनी होती है? बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पाउल्स यूजली मेड ऑफ, तो एम्पाउल्स जो होते हैं सिंगल डोज के लिए होते हैं ये, और ये न्यूट्रल ग्लास के बने होते हैं, आंसर हो जाएगा न्यूट्रल ग्लास। नेक्स्ट है 1% वेट पर वो वेट। ठीक है, ध्यान रखना क्या पूछा इसमें? वेट पर वेट डेक्सट्रोज मीन्स। ठीक है, तो वेट पर वेट का मतलब है ग्राम। ठीक है, 1% है तो 1 ग्राम इन 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ
प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट द अम्पाउल्स आर डिप्ड इन विच सॉल्यूशन। ठीक है, अम्पाउल्स के लिए लीकेज टेस्ट होता है, इसके लिए अम्पाउल्स को डिप करते हैं किसमें, 1% मिथाइलिन ब्लू के सॉल्यूशन में। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया भी हुआ है पहले, तो आंसर हो जाएगा 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विच इज़ यूज फॉर सिंगल डोज प्रेपरेशन, तो सिंगल डोज के लिए अम्पाउल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो कौन सा है जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, तो इमल्शंस जो है हमारा आंसर था इसमें इमल्शंस। तो इमल्शंस सस्पेंशंस किस में आते हैं, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी ये किस में आते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी, क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म भी दो टाइप की होती है, एक होती है मोनोफेजिक होती है, एक होती है बाइफेजिक होती है। बाइफेजिक में आते हैं इमल्शंस आते हैं और सस्पेंशंस आते हैं। मोनोफेजिक्स में जैसे लोशंस, लिनीमेंट्स, सिरप्स, एलिक्सर्स, ये सब मोनोफेजिक में आ जाएंगे। ठीक है, और बाइफेजिक में मैंने बता दिया। तो इमल्शन क्या है, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन सी आएंगी फिर, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जैसे ऑइंटमेंट है, ठीक है, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम्स हो गया और पेस्ट है, ये सब आते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो ये डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टरलाइज्ड मिल्क लेक्सिन। तो मिल्क का ये एक क्वेश्चन आता है, मिल्क में कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है, तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो ये क्या है, स्टरलाइज्ड मिल्क लेक्सिन, तो मिल्क में विटामिन सी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है नेजल ड्रॉप इज मोस्टली फाउंड एज, तो ये होती है आइसोटोनिक, या आइसोटॉपिक लिखा गया, ये होगा आइसोटोनिक होगा। ठीक है, आइसोटोनिक होती है। नेक्स्ट है सपोजिटरीज आर इवेल्युएटेड बाय, तो सपोजिटरी की इवेल्युएशन के लिए मेल्टिंग रेंज मेथड, ब्रेकिंग पॉइंट मेथड और लिक्विफिकेशन मेथड, ये तीनों ही मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग फूड सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टेबलेट सरफेसेस, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉटलिंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबलेट के डिफेक्ट्स हैं ये सारे ही अच्छे से पढ़ने हैं, लैमिनेशन, कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, मॉटलिंग। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टेबलेट सरफेसेस कॉल्ड एज मॉटलिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट है कार प्राइस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एसे ऑफ, तो विटामिन ए जो है उसके लिए यूज करते हैं, कार प्राइस रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो इसके लिए नॉइज विटनी इक्वेशन होती है। डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय नॉइज विटनी इक्वेशन, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोल्ड, तो इसे बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, एक होता है एपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम होता है क्या, जो प्रोटीन पार्ट होता है, और एक कोफैक्टर जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है। नेक्स्ट रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज, तो जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, कैसा होता है, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे एफ से फ्लोकुलेटेड, एफ से फास्ट। ठीक है, फास्ट सेडिमेंटेशन हो रहा है, हाई रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लोकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई। नेक्स्ट है एंटीडोट इन कॉपर पॉइजनिंग इज, तो ये तो कॉपर पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा, पेनिसिलामिन होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में सारे ही डिस्कस किए हुए हैं। तो कॉपर की पॉइजनिंग में आ जाएगा पेनिसिलामिन आ जाएगा। ठीक है, चिलेटिंग एजेंट होता है पेनिसिलामिन। नेक्स्ट हाउ मैनी ATP आर यूज्ड इन यूरिया साइकिल, तो 3 ATP आ जाएगा। नेक्स्ट एनिमल स्टार्च इज, तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं, और प्लांट स्टार्च जो होता है उसको किसको बोलते हैं, स्टार्च को ही बोलते हैं, स्टार्च को बोलते हैं प्लांट स्टार्च। नेक्स्ट नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप, जो अमोनिया ग्रुप है इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है बेसिक। ठीक है, अमोनिया ग्रुप बेसिक होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज सिनोनिम फॉर, तो इसका वॉशिंग सोडा होता है, तो ये इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है सिनोनिम्स के ऊपर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, वो आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे अच्छे से हमें पढ़ने हैं।
नेक्स्ट है रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग 100% ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो कौन सी रूट होता है जिससे 100% एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, वो आईवी रूट से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल पी इज रिलेटेड टू, तो शेड्यूल पी में होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, पी से पीरियड याद कर सकते हैं हम, शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।